नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम अपने रोज़ के जीवन में कई सारे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ गर्म है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो आखिरकार हम किसी भी चीज़ की गर्माहट या उसकी ठंडक का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या कोई भी चीज़ ठंडी है? तो इन सब के मापन में हमें जो चीज़ हेल्प करती है, वो है तापमान। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 6 के चैप्टर 6 को देख रहे हैं। साइंस की बुक को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। और इसमें हम ताप और उसका मापन किस तरीके से करते हैं, इसको आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ताप क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम तापमान को किस तरीके से मापते हैं, ओके? फिर तापमान को मापने के कई सारे स्केल्स हैं, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो हम थर्मामीटर में डिग्री फ़ारेनहाइट पे मापते हैं। तो इन सारे स्केल्स के अलावा और कोई स्केल है या नहीं है? और लास्ट में हम अपने मानव शरीर के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे कि एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कैसा होता है, मानव शरीर का तापमान किन-किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आखिरकार तापमान क्या होता है, ठीक है? देखिए, कोई भी वस्तु वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसी बात की जो माप होती है उसको हम ताप कहते हैं। यानी किसी वस्तु की गर्माहट का जो विश्वसनीय माप होता है, हम उसको क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और जो सामान्य कमरे का तापमान है, जब मतलब कि आप जिस महीने रह रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर आपको बाहर का तापमान देखने को मिलेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी तुलना में ये जो टेम्परेचर है वो कम है, तो आपको ठंडक का एहसास होगा, ठीक है? तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है, वो वस्तु ठंडी है। अगर कोई भी वस्तु उसका तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु गर्म है, अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह रहे हैं तो। तो यहाँ चूँकि ज़्यादा तापमान का अनुभव हमें होगा, तो हम ये बोलेंगे कि वो वस्तु गर्म है। तो किसी भी वस्तु की गर्माहट या किसी भी वस्तु की ठंडक का जब हम विश्वसनीय माप निकालते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, उसका ताप निकालते हैं, तो जो हम निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ताप, ठीक है? चलिए, अब तापमान को मापने के लिए हम हमेशा ही पहले जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम देखते हैं कि बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको हम मापते हैं। लेकिन हम हमेशा से ऐसा नहीं करते थे। तापमान को कभी-कभी आप देखेंगे कि आप टच करके भी पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। लेकिन हम हमेशा इस टच करने के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमेशा हम अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप 2 मिनट के लिए गर्म पानी में हाथ डालें, उसके बाद अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में भी हाथ आपको डालने को बोला जाएगा, तो आपको ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो ठंडा फ़ील होगा। लेकिन वो ठंडा दरअसल में है नहीं। तो चूँकि हमने गर्म पानी में हाथ डाला था और उसके तुरंत बाद हमने नॉर्मल पानी में हाथ डाला, तो हमें वो ठंडा लगा, लेकिन क्या वो वास्तव में ठंडा है? नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ गर्म है या नहीं है, कोई भी चीज़ ठंडी है या कितनी ठंडी है, इस बात के लिए हम हमेशा अपने सेंसेस पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम अपने इंद्रियों पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक इक्विपमेंट का आविष्कार किया, जिसे हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम तापमापी कहते हैं। तो तापमापी के माध्यम से अब हम किसी भी वस्तु के तापमान को माप सकते हैं। अब चूँकि ये जो तापमापी है, इसके कई सारे पर्पस हमें देखने को मिलेंगे। हमें हो सकता है इंसान के शरीर का तापमान मापना हो, हमें हो सकता है कि किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ का तापमान मापना हो, हमें हो सकता है बिना हमारे शरीर को टच किए तापमान मापना हो। तो इन सारे पर्पस के लिए अलग-अलग थर्मामीटर को आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला थर्मामीटर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम ज्वरमापी के नाम से जानते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, तो इसमें भी 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। पहले पारायुक्त थर्मामीटर का इस्तेमाल होता था, जिसमें द्रव के रूप में पारा का इस्तेमाल किया जाता था। अब चूँकि पारा जो है वो एक विषाक्त पदार्थ है, एक ज़हरीला पदार्थ है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर पारायुक्त थर्मामीटर टूट जाता था, तो उसमें जो पारा होता था, उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और गलती से अगर वो हमारे खाने-पीने की चीज़ों में चला गया या फिर हमारे शरीर के अंदर वो एक बार चला गया तो कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता था। तो इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने धीरे-धीरे करके पारायुक्त थर्मामीटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और पारायुक्त थर्मामीटर को डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस कर दिया। तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिसका उपयोग डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके कई सारे आपको
अब उसके कई सारे आपको गुण देखने को मिलते हैं। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको सेल्सियस मापक्रम का उपयोग देखने को मिलता है। सेल्सियस मापक्रम का उपयोग कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में डॉक्टरी थर्मामीटर की मदद से मापते हैं। तो जो डॉक्टर है वो बुखार-वुखार चेक करने के लिए इस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है? चलिए, अगला जो आपको देखने को मिलेगा थर्मामीटर, वो है आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर, इसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कहते हैं। तो ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसमें आप देखेंगे द्रव के रूप में पारा या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, वो आपको इसके उपयोग से पता चलेगा। देखिए, दरअसल जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, उसका इस्तेमाल किसी भी द्रव का क्वथनांक या किसी वस्तु का गलनांक आदि पता लगाने में किया जाता है। अब चूँकि क्वथनांक और गलनांक ये बहुत ज़्यादा लो गलनांक बहुत ज़्यादा लोड होता है, माइनस में भी चला जाता है और 0 डिग्री तक चला जाता है, और जो क्वथनांक होता है ये आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बताता है, ये 100 डिग्री या 200 डिग्री ये सब इतना तक चला जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस थर्मामीटर का जो रेंज है, वो रेंज बहुत ज़्यादा होता है। इसके रेंज की अगर हम बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। तो चूँकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग क्वथनांक और गलनांक आदि पता करने में किया जाता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये 3-4 बातें आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में ध्यान में रखनी है कि इसका उपयोग क्या है, इसमें कौन-सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेंज कितना होता है। ठीक है? एक तीसरे प्रकार का थर्मामीटर होता है अवरक्त थर्मामीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर। दरअसल 2020 का आप समय याद कीजिए। 2020 के समय में आपको कोरोना महामारी के बारे में याद होगा। इस कोरोना महामारी में जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारण था, वो था संपर्क में आना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी थर्मामीटर का उपयोग किसी कोरोना संक्रमण वाले व्यक्ति के साथ की गई है, तो उस थर्मामीटर का उपयोग किसी दूसरे के साथ नहीं किया जा सकता। तो जो डिजिटल और प्रयोगशाला जो माफ़ कीजिएगा, जो डॉक्टरी थर्मामीटर थे, उसकी अपनी सीमाएँ हमें उभर कर आती हुई दिखती है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए इसे शरीर के किसी भी भाग को टच करना ज़रूरी होता है। और कोरोना महामारी के समय में चूँकि कोरोना संक्रमण और ज़्यादा ना फैले, इसीलिए संपर्क में आने से बचा जाता था। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नए प्रकार के थर्मामीटर को इज़ाद किया, और इस थर्मामीटर को हम अवरक्त थर्मामीटर कहते हैं, जिसमें ताप का पता लगाने के लिए संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं होती। ये संपर्क रहित थर्मामीटर होते हैं। तो इस वजह से कोरोना के दौरान इस थर्मामीटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो ये दोस्तों हमने बात की थर्मामीटर के बारे में कि किस तरीके से जब हम अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं रह सकते थे तापमान मापने के लिए, तो हमने थर्मामीटर का आविष्कार किया, और थर्मामीटर के भी कई प्रकार होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के बारे में जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपसे डिस्कस की। अब ज़रा हम बात करते हैं कि तापमान को मापने के स्केल कौन-कौन से हैं। नॉर्मल हम देखते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है वो तो सबने सुना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी सबने सुना होता है। लेकिन तापमान का एक अन्य मात्रक केल्विन भी होता है, जो कि आपको इस चैप्टर में मेंशन्ड मिलेगा। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों के अलावा जो केल्विन है, ये केल्विन आपको तापमान का ऐसा ही मात्रक देखने को मिलेगा। तो ये 3 ऐसे मापन स्केल हैं जहाँ पे तापमान को मापा जाता है। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को इसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने का तरीका क्या है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आपको अक्सर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देना है, और जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 5 में आप 273.15 ऐड कीजिए, आपको टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट होता दिख जाएगा। ठीक बात है। इसी तरीके से दोस्तों, आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है? कैसे होता है समझिएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट में से आपको 32 को माइनस करना है, और 5/9 इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, ये 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है, अगले पॉइंट में मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन
37 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा जो टेम्परेचर है, इसको अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना होता है। मैंने आपको अभी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया है कि फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कीजिए और 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फ़ारेनहाइट है 98.6, इसमें से आप 32 को माइनस कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 5/9 से, और इसको आप ऐसे करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों को इक्वल करके लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कैसे करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस जितना है उसको 9.5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें 32 को प्लस कर दीजिए। इसका मतलब अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस में मल्टीप्लाई करें 9.5 से और इसमें 32 को प्लस करें तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा-सा पीछे करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत बड़ा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा-सा एक फ़ॉर्मूला है बस। तो ये दोस्तों हमने बात करी तापमान को मापन के स्केल की, कि किस तरीके से तापमान को मापने के अलग-अलग स्केल होते हैं, उसके अलग-अलग यूनिट्स होते हैं, और तापमान का एसआई मात्रक जो होता है, वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये तीनों के तीनों वैज्ञानिकों के नाम है, तो उनको ऑनर करने के लिए जो हमारी वैज्ञानिक कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया, उनके ही नाम पे इनका नाम रख दिया, ताप के मात्रकों का नाम रख दिया। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं मानव शरीर के तापमान के बारे में। अगर हम स्वस्थ मानव शरीर के तापमान की बात करें तो स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस आपको औसत देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी मानव के शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। ये दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि उसकी उम्र क्या है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, इन दोनों के बारे में अगर आप गौर करें तो इन दोनों की जो शारीरिक गतिविधि होती है, ये जो काम करते हैं, इनकी शारीरिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है? बच्चे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बूढ़े बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो औसत से आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक बात है? लेकिन उसी तरीके से आप देखें, जो दिन का समय है, दिन के समय से भी आपके शरीर का औसत तापमान निर्धारित होता है। दोपहर के समय में आपको अपने शरीर का औसत तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर रात के समय में आप देखेंगे, जब आप आराम करते हैं तो आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो इस तरीके से दिन का कौन-सा समय है और किस समय पे हम मापन कर रहे हैं अपने शरीर के तापमान का, वो भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि गतिविधि का जो स्तर है, वो भी आपके शरीर के सामान्य ताप को नियंत्रित करने में एक मददगार साबित होता है। जैसे अगर कोई मज़दूर है, तो मज़दूर की गतिविधि बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो सामान्य ताप है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर ऐसे लोग जो ऑफ़िसेज़ में बैठ के काम करते हैं, जिनकी शारीरिक गतिविधि उतनी नहीं होती, तो ऐसे लोग जो प्रोफ़ेशनल हैं, जो पेशेवर हैं, तो पेशेवरों के जो स्वस्थ शरीर का तापमान होता है, वो आपको थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा। तो जो गतिविधि का स्तर है, वो भी आपके सामान्य ताप को निर्धारित करता है। तो ये दोस्तों इस सेशन में जितनी भी ज़रूरी बातें थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से डिस्कशन से आपको इस 6th क्लास के इस छठे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, इनकी अपने-अपने क्या उपयोग हैं, फिर किस तरीके से हम जो ताप के अलग-अलग मात्रक हैं, उन तीनों मात्रकों को एक दूसरे में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया मापन स्केल में। और फिर मानव शरीर के बारे में मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपकी तरह यूपीएससी की तैयारी में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि बिना एनसीईआरटीज़ को पढ़े आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है वो अधूरी होती है। एनसीईआरटीज़ के थ्रू आप अपने बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तभी जाके आप बाद में जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, उन रेफरेंस बुक्स पे आप जंप करते हैं। ठीक है? तो जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।